हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टोरी जिसका नाम है द हीदन। पहले तो हीदन का मतलब क्या होता है। हीदन यानी ऐसा इंसान जो भगवान में बिल्कुल ही नहीं मानता। अगर शुद्ध हिंदी में मैं आपको कहूँ तो उसका मतलब होता है विधर्मी। और मैं पूरी स्टोरी है वो नरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, नरेटर का नाम है चार्ली, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी स्टोरी कहूँगी। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। गाइज, मैंने ये स्टोरी में से कुछ भी स्किप नहीं किया है क्योंकि सिर्फ ओवरव्यू देना वो मेरा उद्देश्य नहीं है, बल्कि पूरी स्टोरी आपको समझ में आए वो इम्पोर्टेंट है। पूरी स्टोरी मैं नरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्राइब करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। हम सब पेटेटी जीन नाम की शिप में सवार थे और वापस आ रहे थे अपने देश यानी कि ताहिती। पूरी सीज़न काफ़ी अच्छी रही थी। आखिरकार सब लोगों ने बहुत अच्छे अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में मोती और भी कई सारी कीमती चीज़ वस्तु समंदर में से ढूंढ ली थी। शिप पूरी ओवरलोडेड हो चुकी थी क्योंकि शिप का वज़न 70 टन था और जो हम चीज़ वस्तु अपने साथ लाए वहाँ से समंदर में से डुबकी लगा लगा के, तो वो काफ़ी ज़्यादा थी। चारों ओर शिप के बनानाज थे, पिग की जो मीट है, जो मांस है, वो भी लटका हुआ था। आप जैसे जानते हो कि वहाँ लोग नॉनवेज खाना मतलब काफ़ी कॉमन चीज़ है, तो वो सब कुछ चारों ओर था और लोग काफ़ी ही खुश थे। किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई कंप्लेंट नहीं थी और वातावरण भी काफ़ी अच्छा था। लेकिन वो वातावरण सिर्फ़ और सिर्फ 5 घंटों तक रहा। फिर उसके बाद एकदम पवन की जो दिशा थी वो बदल गई। तूफ़ान आने की भविष्यवाणी हुई नहीं थी, लेकिन लोग काफ़ी इतने एक्सपीरियंस थे कि उसे पता चल गया था कि तूफ़ान आने वाला है। और हकीकत में 2-3 दिन तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन वातावरण का जो प्रभाव है वो हमारे सबके शरीर पर, तबीयत पर पड़ा। और स्मॉल पॉक्स नाम का एक बीमारी, एक रोग आया जिसने काफ़ी सारे लोगों को अपने लपेटे में ले लिया। कितने सारे लोग मर गए और हम भी इसी डर में जी रहे थे कि हमें भी मरना ना पड़े। और आखिरकार हमें एक थियरी मिली, अल्कोहलिक थियरी, यानी कि अगर कोई इंसान अल्कोहल या फिर विस्की पीता है तो उसे स्मॉल पॉक्स नहीं होता। स्मॉल पॉक्स के जर्म्स को अल्कोहल मार देता है। और इसी वजह से हम, यानी मैं, फिर हमारा कैप्टन जो ओडिस था वो, और फ्रेंचमैन था हमारे साथ, 2 जर्मन्स थे, एक चाइनीज़ था, वो सभी लोग अल्कोहल रोज़ रात को लेते थे। लेकिन वो अल्कोहल भी कितने दिन चलता, पूरे 7 दिन चला, फिर वो ख़त्म हो गया। अब हम डर डर के जी रहे थे। कुछ ही लोग बचे थे और वो लोगों की जान लेने के लिए एक तूफ़ान आया। गाइस, चार्ली नाम का ये नरेटर वो तूफ़ान को 3 हिस्से में डिस्क्राइब करता है। पहली बार जब समुंदर है उसकी लहरें उठती है तो एक राक्षस का रूप मानो कि उसने धारण कर लिया हो ऐसा लगता है। और वो लहरें हैं वो पहले तो पूरे शिप को भिगो देती है। दूसरी बार जब लहरें उठती है तो शिप पूरी हिलने लगती है और उसमें से 2-3 इंसान गिर जाते हैं, डूब जाते हैं और मर जाते हैं। और फिर जब तीसरी बार ये जो लहरें उठी वो सबसे भयानक थी, जिसने कई लोगों की जान ले ली। थोड़े लोग डूब गए, हालांकि वो अब कहाँ है वो मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं कैसे भी करके जो छोटी सी बोट आती है, लाइफ बोट जिसे हम कहते हैं, वो लाइफ बोट में कूद गया और मैं बच गया। मैं काफ़ी निराशा में था और साथ ही हैरान था कि आखिर पेटेटी जीन क्या हुआ, क्या होगा। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एह चुन नाम का एक चाइनीज़ था जो कि इतना गोरा था कि मैंने आज तक ऐसा गोरा चाइनीज़ कभी देखा ही नहीं। वो मेरी तरफ देख रहा था एक उम्मीद के साथ कि शायद वो लाइफ बोट में आ सके और उसकी जान बच जाए, लेकिन होता नहीं है। लास्ट में वो मुझे एक फ़िलोसॉफिकल स्माइल देके मर जाता है। मुझे वो ये अच्छी तरह से याद है कि गई रात को क्या हालत हुई थी पूरी शिप की। हम सब इतने डरे हुए थे, चिल्ला रहे थे। लेकिन सबसे अच्छे लक अगर मैं मानूँ तो वो थे चिल्ड्रन और वुमेन के लिए, क्योंकि वो सब एक ही साथ इकट्ठा हुए थे जब हम जो आदमी थे वो बेर बिखेर यहाँ वहाँ खड़े थे, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। जबकि वो सब एक साथ ग्रुप में थे तो चिल्ला सकते थे, अपना दर्द कम कर सकते थे, लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते थे। हालांकि वो सब के सब अब मर चुके हैं। हमारे पास एक बैरोमीटर भी था। गैस, बैरोमीटर यानी कि ऐसा यंत्र, ऐसा मशीन जिससे हवा का जो प्रेशर है वो कितना है वो मेज़र किया जा सके, वो नापा जा सके, उसे बैरोमीटर कहते हैं। तो वो बैरोमीटर में हम लगातार देख रहे थे कि आखिरकार हवा का प्रेशर कितना है, तूफ़ान कब ख़त्म हो, ऐसे प्रेडिक्टेशन हम लगा रहे थे। लेकिन वो तूफ़ान में वो कैनवास था जिस पे
वो पूरा का पूरा दिखाई देता है, लाइन ऊपर नीचे होती रहती है हवा के प्रेशर के साथ। तो वो कैनवास भी पूरा का पूरा अब ख़त्म हो चुका था, ना ही बैरोमीटर रहा था, ना ही वो पेरिटी जीन नाम की शिप रही थी। और एक बात खास याद रखना यहाँ कि अमेरिका में तूफ़ान को हरिकेन नाम से जाना जा सकता है नहीं, बल्कि वही कहा जाता है, हरिकेन। और नैरेटर जो है वो कहते हैं कि अगर ये तूफ़ान नहीं आया होता ना तो ये सब कुछ सही चल रहा था। खास करके तूफ़ान जो दिशा में आगे बढ़ा वही दिशा में गलती से हम भी आगे बढ़ गए, और ये सारी परेशानियाँ उसी वजह से आई है। कितने घंटों तक टेंशन में हम रहे, और अब इतना सब कुछ शांत हो गया है तो मानो ऐसा लगता है कि इस समंदर को तूफ़ान ने अपने लपेटे में ले लिया था। जो तूफ़ान था वो राक्षस था, और ये समंदर जो कि एक छोटा सा बच्चा था वो उसके कब्जे में आ गया था। तो अब जब तूफ़ान नहीं रहा तो वो बच्चा एकदम उछल कूद कर रहा है। लेकिन मुझे एक बात का अफसोस रहेगा कि पिटाइट जीन, वो शिप का क्या हुआ वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि घबराहट इतनी थी। मेरी नज़रें सिर्फ़ और सिर्फ लहरें पे थी, समंदर पे थी। मैंने देखा ही नहीं कि वो शिप का क्या हो रहा है। लेकिन थैंक गॉड, मैं जब वहाँ से गिरा तो वहाँ कोई शार्क नहीं थी। अगर होती तो मैं बचता ही नहीं। लकीली मैं उसी वजह से बच गया हूँ। अभी हाल में ही मुझसे 20 फुट दूर तक एक दूसरी नाव दिखाई दे रही है, और जहाँ कैप्टन ओडेसियस और अन्य विधर्मी, यानी हम जिसे विधन कहते थे, वो है। और वो कुछ लड़ रहे हैं, वैसा मुझे लग रहा है। आखिरकार लड़ेगा क्यों नहीं। कैप्टन खुद फ्रेंच मैन था, वाइट मैन था, और जो उसके सामने जो खड़ा था, जिसके साथ वो बहस कर रहा था, वो एक ब्लैक इंसान था। पता नहीं वाइट मैन को आखिर इतना गुमान क्यों होता है, घमंड क्यों होता है। आखिर कैप्टन के पास तो कपड़े तक बचे नहीं थे, सिर्फ उसके पास चप्पल थी, और चप्पल दिखा रहा था उस ब्लैक मैन को। मैंने फ्रेंच मैन यानी हमारे कैप्टन से कहा कि ओ सफ़ेद जानवर, रुको, अभी मैं आता हूँ, तुम्हें मारता हूँ। इतने परेशान क्यों कर रहे हो तुम इस ब्लैक इंसान को। लेकिन मैं वहाँ गया नहीं। आखिरकार इतना थक गया था, ऊपर से तैर के जाना काफ़ी मुश्किल था। इसलिए वो हीधन, उसे मैंने बुला लिया कि तुम यहाँ आ जाओ। उसने बताया कि उसका नाम ओट्टू था, जो कि पश्चिम से था। उसने बताया कि वो हैच कवर जो उसे मिला था, सबसे पहले मुझे ही मिला था। ये कौन बता रहा है? ओट्टो नाम का इंसान बता रहा है कि हैच कवर मुझे, आप इमेज में देख सकते हो, हैच कवर मुझे मिला था। लेकिन उतने में ही कैप्टन आए और मुझसे लड़ने लगे, और इस तरह मैं वो उस हिधन के कांटेक्ट में पहली बार आया। वो 6 फुट का एक हट्टा कट्टा पहलवान था, दिल का भी शेर था, लेकिन नेचर एकदम कोमल था। वो किसी भी मुसीबत से डरता नहीं था। ओट्टो अमेरिकन नेवी में था, तब उसका सामना एक अमेरिकन नेवी के ही चैंपियन बिल किंग नाम के इंसान से हुआ था। ओट्टो ने 2-3 दिन उसकी बहस सुनी। एक दिन उस चैंपियन ने उसे एक लात मारी, तब भी ये कुछ नहीं बोला। लेकिन ओट्टो ने जब लड़ना शुरू किया तो बिल किंग को सिर्फ 4 मिनट के अंदर ही पूरा कर दिया। हाथ तोड़ दिए, कंधे को टेढ़ा कर दिया, और पेट पर भी खूब मारा। वो बॉक्सिंग नहीं जानता था, फिर भी उसने उसको धूल चटा दी, और बिल किंग को ठीक होने में 3 महीने लग गए। अब ओट्टो मेरे साथ ही रहता है, मैं उसका ख्याल रखता हूँ। एक दिन मैंने सुना था वो नींद में कुछ अपनी भाषा में बोल रहा था। मुझे एक्चुअली में वो क्या बोल रहा था वो एग्जैक्टली पता नहीं है, बट वो कुछ बोल रहा था। और एक दिन जब मुझे प्यास लगी, बहुत प्यास लगी थी, मैं मरने पर आ गया था, तब उसने कहीं से भी मुझे पानी का इंतज़ाम करके दिया और पिलाया, और मुझे जीवन दान दिया। पिटेट जीन, वो शिप में से बचने वाले हम सिर्फ 2 ही बचे थे। और बीच या फिर किनारे पर पहुंचने के बाद हम थोड़े दिन वहाँ के नेटिव के साथ रहे। फिर हमें मेरे वतन ताहिती तक पहुंचाया गया। बीच समंदर की ज़िंदगी में हमारा रिश्ता खून के रिश्ते जैसा ही हो गया था। ऐसा मैंने जब ओटो से बताया तब वो काफ़ी खुश हो गया। उसने कहा, यह तो अच्छा है। मैंने कहा, आखिरकार मौत के होठों तक पहुंच गए, लेकिन मुंह में नहीं गए, जाते जाते रह गए। वो खूब हंसने लगा और कहा, लेकिन मौत वहीं रुक गई। मैंने उससे कहा कि वो एक बहादुरी का काम था मास्टर। तब उसने कहा कि मास्टर तो आप हैं, मैं आज से आपको मास्टर ही कहूँगा। मैंने ओटो से पूछा कि तुम मुझे मास्टर क्यों कहते हो? मुझे बुरा लगता है इससे। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ चाल ली हूँ।
और मरने के बाद भी चार्ली ही रहूँगा और तुम मेरे लिए सिर्फ ऑटो हो और ऑटो ही रहोगे। ये सुन के उसकी आंखों में काफ़ी तेज था और उसने कहा, जी मास्टर जी। मैंने गुस्से से कहा, दूर हो जाओ मुझसे। फिर बोला, मास्टर जी मुझे बुलाना ही मत। ऑटो ने मुझसे आर्ग्यूमेंट की कि मेरे होठ क्या बोलते हैं, उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है। जब भी लोग मुझे ऑटो कहेंगे मैं तो आपके बारे में ही सोचूंगा। मुझे ऑटो बोलने पर आपका नाम सुनाई देगा, चार्ली। और ऑटो या चार्ली आज से दो एक ही इंसान है। मैं आपको भी ऑटो मास्टर जी से के नाम से ही बुलाऊंगा। मैंने अपनी स्माइल छुपाई। मैं अंदरों अंदर काफ़ी हंस रहा था और कहा, कोई बात नहीं। उस दिन के बाद वो 6 हफ्ते तक मुझे दिखा नहीं। फिर अचानक एक दिन आया और मुझसे कहा कि मास्टर जी, मैंने अपनी पत्नी के पास जाने का निर्णय ले लिया है। मैं जा रहा हूँ बड़ी लंबी सफ़र पे। थोड़ी देर के लिए मैं कुछ भी नहीं बोला, ओटू भी नहीं बोला। फिर उसने मुझसे पूछा, लेकिन मास्टर जी आप कहाँ जाओगे। मैंने अपने कंधे उछालते हुए कहा, पूरी दुनिया में कहीं भी, पूरे समंदर में कहीं भी, पूरे आइलैंड में कहीं भी। फिर ओटो ने सिंपली कहा, मैं आपके साथ चलूँगा क्योंकि मेरी वाइफ तो मर चुकी है। चार्ली कहता है कि वो थोड़े देर तक एकदम इमोशनल हो गया। फिर हमारा नरेटर बोलता है कि मेरा कोई भाई नहीं है, लेकिन मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि ओटू जैसा भाई जो कि मुझे मिला है वैसा किसी के पास भी नहीं होगा। उसी क्षण मैंने निर्णय ले लिया कि आज तक मैंने भले ही ख़राब काम किए हैं, लेकिन आज के बाद कभी भी नहीं करूँगा, क्योंकि ओटू मेरा पिता है, वही मेरी माता है और वही मेरा आइडल है। वो भी मुझे आइडल मानता है। उसके कारण ही मैं इतना बेहतर इंसान बन चुका हूँ। मैं और ओटो 17 ईयर्स के लिए साथ रहे। वो मुझे सुलाता भी था। हमने अपनी बोट में सिग्नेचर भी साथ की थी। एक दिन की बात है, मैं एक पार्टी में गया था जहाँ मोती खरीदने वाले व्यापारी और कैप्टन सभी इकट्ठा हुए थे। वहाँ मैंने कुछ ज़्यादा ही पी ली और जब मैं लड़खड़ाते हुए बाहर आया तो वो बेचारा मुझे सुरक्षित रूप से घर पहुँचाने के लिए बाहर ही खड़ा था। तब मैं पहली बार उसकी तरफ झुका, हंसा, लेकिन मैंने उसे खूब डांटा और कहा कि मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, हटो यहाँ से। फिर वो कितने दिनों तक मुझे नज़र नहीं आया। अब मुझे भी अफसोस हो रहा था जो मैंने उससे बोला था। वो बोरा बोरा नाम की जगह से आता था। वहाँ सभी क्रिश्चियन थे, लेकिन वह एक ही विधर्मी था, भगवान को नहीं मानता था। मैं खुद जुए की लत में था और वो भी जुए की लत में था, लेकिन वो मुझे ऐसा कोई भी काम नहीं करने देता था जो मेरे लिए हार्मफुल हो, हानिकारक हो। वो खुद जुआ खेलता था, लेकिन मुझे जुआ नहीं खेलने देता था, शराब भी नहीं पीने देता था। वो मेरी काफ़ी फ़िक्र करता था। उन दिनों में एक व्यापारी के साथ मेरा काफ़ी अच्छा बन रहा था। मैं काफ़ी उठता बैठता था उसके साथ। तो उसने उस व्यापारी की पूरी हिस्ट्री मेरे सामने रखी, जो साबित कर रहा था कि जिसके साथ मैं बैठ उठ रहा था, मेरी अच्छी बन रही थी, वो इंसान हकीकत में एक डाकू था। आप सोचिए वो मेरी कितनी केयर कर रहा था। वो जानता था कि वो इंसान डाकू है, उस पे शक था, लेकिन उसने पूरा समय लिया ताकि वो जान सके। वो कई सारे नेटिव्स के पास गया ये बात जानने के लिए, फिर कंफर्म करके पूरे प्रूफ के साथ मुझे ये बात दिखाई या फिर बताई कि वो एक डाकू था। ओटो इतना समझदार और दूरदृष्टि वाला इंसान था कि वो समय जाते जाते मेरा बिजनेस काउंसलर बन गया और आज मैं जो भी हूँ वो उसकी वजह से ही हूँ। फिर एक दिन मैं जब एक बिज़नेस डील करने गया था, तब उस भीड़ में कुछ इंसानों की तरफ उसने शक की निगाहों से देखा और हकीकत में उसका डाउट भी यकीन में बदल गया। वो सब लोग मेरे दुश्मन थे और उसके साथ वो अकेले हाथ से लड़ा और मेरे दुश्मनों को मार गिराया। एक दिन की मुझे बात याद आ रही है जब उसने मुझसे कहा कि मास्टर जी, आप अभी यंग हो, इसलिए पैसे कमा सकते हो, बाहर जा सकते हो, वरना आज भी कई बूढ़े लोग किनारे पे बैठे हैं जिसने अपनी जवानी में काफ़ी कमाया है। यही राह में वो बैठे हैं कि कोई नौजवान आए और उसकी मदद करे। एक ब्लैक बॉय है जिसे सिर्फ $20 मिल रहे हैं, जो कि आइलैंड में खेतों में मजदूरी करता है और उसके सुपरवाइज़र कुछ भी मेहनत नहीं करते। वो सिर्फ घोड़े पे बैठते हैं। वो ब्लैक बॉय पे नज़र रखते हैं और उसे महीने के $1200 मिलते हैं। मेरी मालिक की ही आपको बात करूँ तो वो कैप्टन जो सिर्फ नेविगेशन करता रहता है, बोट चलाता है, वो भी कभी मैंने
उसके रस्सी के साथ नहीं देखा, वो रस्सी कभी खींचता नहीं, कुछ मेहनत नहीं करता, सिर्फ नेविगेशन करता है, उसे भी काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है। तो मैं कहता हूँ कि आप भी कुछ ऐसा कीजिए, आप नेविगेशन सीख जाइए। थोड़ी देर बाद मैंने सोच के उसे बताया कि स्कूनर या फिर बोट खरीदना इतना आसान नहीं होता, पैसे चाहिए उसके लिए, मेरे पास पैसे ही नहीं है। फिर ऑटो बोला, ये भी सही है, पैसे कमाने का जो भी शॉर्टकट है वो सिर्फ वाइट मैन के लिए, हमारे लिए कुछ भी नहीं। लेकिन एक रास्ता और है मास्टर जी, आज यहाँ जो भी सस्ती ज़मीन है, लोग जिसे मानते हैं कि ये बेरान भूमि है, यहाँ कुछ भी नहीं उगेगा, वो आप खरीद लीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि 3 साल के बाद इसकी कीमत काफ़ी बढ़ेगी। तब उस पैसे से, यानी वो ज़मीन बेच के आप पैसे कमाना, और वो पैसे से आप एक शिप खरीद लेना, फिर आप अच्छे से आराम से अपने बूढ़ापे में भी कमाई कर सकते हो। और गाइस, चार्ली ने ऐसा किया, और हकीकत में एक समय आया जब उसने वो ज़मीन बेची और उससे काफ़ी अच्छा पैसा आया और उससे उसने शिप खरीद ली। फिर चार्ली बताता है कि अब तो मैंने शादी भी कर ली है, मैं वेल सेट हूँ, बट ऑटो अभी भी बेचारा वही हालत में घूम रहा है। मैं उसको प्यार के सिवा कुछ भी नहीं दे सका। मैं मेरे बच्चों को भी आज कहता हूँ कि प्रैक्टिकल लाइफ जीना मुझे ऑटो ने ही सिखाया है। मेरा बेटा टॉम 7 साल की एज में फ़िशिंग करना सीख गया था, और दूसरा बच्चा फ्रैंक तो सिर्फ 6 साल की उम्र में ही 3 फेथम, फेथम एक मेज़रमेंट होता है, वो 3 फेथम तक समंदर में डुबकी लगा के शेल लेके आया था। गाइस, फिर चार्ली बताता है कि अपनी स्कूनर में या फिर जो बोट है उसमें पार्टनर एक शोधने के लिए वो एक इंसान के पास गया था, जिससे वो बिज़नेस पार्टनर बनाना चाहता था। उसने, यानी चार्ली ने ऑनेस्टली उसे बता दिया था कि मेरे खर्चे काफ़ी ज़्यादा है, फिर मुझे मत बताना, लेकिन फिर भी मैं एक बिज़नेस पार्टनर ऐसा ढूंढ रहा हूँ, अगर तुम्हें मैं बिज़नेस पार्टनर के रूप में अच्छा लगता हूँ तो तुम मुझे बना लो। फिर वो कुछ इन्फॉर्मेशन देता है अपने बिज़नेस के बारे में, जो कि हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। एग्ज़ाम की अगर दृष्टि से देखें तो ये वाइट मैन और ब्लैक मैन का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, या फिर ऑटो के बारे में ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो वो अपनी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट बताता है अब, कि एक दिन वो समंदर में घूम रहा था। कौन? चार्ली। तो उसने 4-5 कीमती मछलियाँ देखी, उसे पकड़ने की तैयारी कर रहा था। उतने में एक 16 फुट लंबी शार्क मछली अटैक करने आई। किस पर? वो 4-5 जो कीमती मछली थी उस पर। इसलिए चार्ली ने जंप मारा और सीधा समंदर में तैरने लगा। अब वो शार्क थी, वो चार्ली पे अटैक करने आई। तो चार्ली बताता है कि एक ब्लैक इंसान आया, उसने मुझे बेहोश हालत से जगाया और खुद मौत के मुंह में चला गया। और उसके लास्ट वर्ड्स ये थे कि ऑटो, तुम ठीक हो। उसने पहली बार मुझे मास्टर नहीं कहा था, और लास्ट वर्ड्स उसके यही थे, गुड बाय ऑटो। गाइज, प्लीज़ डोंट बी कंफ्यूज कि आखिर नरेटर का नाम ऑटो है या फिर ब्लैक इंसान का। मैं आपको बता दूं कि ब्लैक इंसान का नाम ही ऑटो है, लेकिन वो मानता था कि चार्ली और ऑटो एक ही है, यानी वो इतने करीब थे, इसलिए उसने कहा था चार्ली नहीं, बल्कि मैं आपको अभी से ही ऑटो कहूँगा। और लास्ट वर्ड से आप देखिए, गुड बाय ऑटो। यही ये स्टोरी ख़त्म होती है। अगर आपको इसकी समरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को